हेलो ऑल, मैं अमर लक्षकार एक बार फिर आपके साथ। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने दिनों से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है और आपके एग्ज़ाम सर पर है। तो सॉरी, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम थे और अभी मैं कुछ दिन पहले ही निपटा हूँ, 1 या 2 दिन पहले। तो मेरे एलएलबी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हालांकि अब मैं उससे पूरा फ्री हूँ और आपके लिए जल्दी जल्दी कुछ वीडियोस लाऊंगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट हो सके और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि गलती ना हो। पिछली 1 या 2 वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें शायद मैंने आपको गलत आंसर दे दिए। कोशिश करूँगा मैं उन्हें सही करने की, बट आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, वो उसका भी मैं ख्याल रखूँगा। और थैंक यू, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। कमेंट में भी आपने बताया कि सर ये आंसर में आप एक बार देख लीजिए, तो थैंक यू उसके लिए। और आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाली वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने छोड़ा था। 30 तक किए थे क्वेश्चन और 31 से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे विद कॉन्सेप्ट, और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट असेट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इनमें से कौन सी करंट असेट नहीं है, तो आंसर इज फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, गुडविल इज, गुडविल क्या है। तो देखो यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है। करंट असेट है, फिक्स्ड असेट है, इंटेंजिबल असेट है और फिक्टिशियस असेट है। देखो करंट असेट और फिक्स्ड असेट नहीं है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन इंटेंजिबल असेट और फिक्टिशियस असेट में क्या अंतर होता है ये एक बार समझ लीजिए। देखिए, फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, तो ऐसी संपत्ति जो काल्पनिक है। अब काल्पनिक का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एसेट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उसे एसेट में डाल रहे हैं। जैसे इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, आपने अगर देखा हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले होते हैं, है ना। तो वो हैं तो खर्चे, लेकिन हम लोग उसे फिक्टिशियस असेट मानते हैं। क्यों मानते हैं? जिससे हम वो एक्सपेंसेस को आगे आने वाले सालों में स्प्रेड कर पाए, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि उसी साल में खर्चा डाल देंगे। अगर उसी साल में पूरा खर्चा डाल देंगे तो कंपनी तो लॉस में आ जाएगी ना, तो वो लॉस में नहीं आनी चाहिए। और इंटेंजिबल असेट क्या होता है, तो आप एक चीज समझो, जो फिक्स्ड असेट होता है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। जिन्हें छुआ जा सकता है आपको पता ही है, वो टेंजिबल होंगी, जैसे बिल्डिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, फर्नीचर हुआ। और जो इंटेंजिबल असेट वो असेट होती हैं जो हम लोगों ने छू नहीं सकते हैं लेकिन हमें पता है कि वो एसेट है। जैसे गुडविल, गुडविल एक ऐसी एसेट होती है जिसे छू नहीं सकते लेकिन आपकी तो गुडविल है। अब एक चीज याद रखना, इसमें मैं आपको नोट बता रहा हूं कि गुडविल कभी भी, अगर आपकी गुडविल आपने बनाई है तो उसे हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते। गुडविल को हमेशा खरीदा जाएगा तभी एंट्री उसकी की जाएगी। गुडविल को जब खरीदा जाएगा तभी उसकी एंट्री की जाएगी, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे जो है वो इंटेंजिबल असेट होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, इंटेंजिबल असेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैनेजरियल अकाउंटिंग का, दोनों का, या किसी का नहीं? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉस्ट जो अकाउंटिंग के काइंड्स होते हैं, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं टाइप्स, या जिसमें बांटा जा सकता है, वो 3 टाइप से होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है, कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है। वैसे तो ये तीनों ही अलग चीज है, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी हम लोग अगर इसको आंसर करने की कोशिश करें तो इसका आंसर होना चाहिए बी, मैनेजरियल अकाउंटिंग, एज वेल एज ए। मतलब इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अब क्यों होगा? देखिए ऐसा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग की जाती है, पहले मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे आपने ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम लोग करते हैं, तो रिपोर्टिंग में यही चीज़ें आती हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। तो ये बनाते किसके लिए, आपको समझ आया? ये बनाते हैं एक्सटर्नल्स, जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए। जैसे हमारे क्रेडिटर हुए या बाहर के जो लोग होते हैं, उन्हें ये समझ आना चाहिए।
लेकिन साथ ही साथ हमारे जो मैनेजमेंट होता है उसको भी, इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो उसको भी असिस्ट करता है। यानी जो मैनेजमेंट होता है उससे वो पॉइंट निकालते हैं और ये देखते हैं कि हमें आगे कैसे वर्क करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एक चीज़ समझ में आ गई। मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग की चीज़ों को देखता है, यानी कि जो रिपोर्टिंग होती है उसे देखता है और ये डिसीजन लेता है कि इन फ्यूचर हमें कौन कौन से डिसीजन लेने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिसीजन लेने हैं। ये भी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको अगर एक लाइन में समझें तो हम लोग कंट्रोल करें अगर अपनी ओवर द कॉस्ट, किस चीज़ के लिए, हमारी कॉस्ट को कम करने के लिए, उसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी असिस्ट करता है मैनेजरियल अकाउंटिंग को या मैनेजमेंट को, जिससे वो अपनी कॉस्ट को और कम कर पाए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था, बट इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो है ए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए अपने विवेक से। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट, अगर हो जाता है तो द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट ऑफ विल बी। इसका आंसर होगा 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट। जो भी अर्न प्रॉफिट होता है उसका 2/3 ही हम लोग उसमें क्रेडिट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, विच इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इसका आंसर जो होगा वो कैपिटल बजटिंग होगा। कैपिटल बजटिंग कोई टेक्निक नहीं होती है स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इन सब से हम लोग अपनी कैपिटल को एनालाइज कर सकते हैं, बट कैपिटल बजटिंग से कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इट इज रिक्वायर्ड टू पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा शेयर्स कैपिटल का। तो यहाँ पे जब हम लोग शेयर इशू करते थे तो हम लोग कॉल इन एडवांस भी कर लेते थे। तो कॉल इन एडवांस तो आपने कर ली, कंपनी के शेयर होल्डर तो नहीं कह सकते, जिन्होंने शेयर खरीदने हैं उन्होंने आपको एडवांस में अगर पैसा दे दिया तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एडवांस पैसा है उस पर उन लोगों को इंटरेस्ट दिया जाए। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इसका आंसर है 12%, सी। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, व्हाट विल बी द क्विक रेशियो इफ करंट रेशियो अगर हमारा 3:1 है एंड स्टॉक जो है वो 30,000 है और जो टोटल करंट लायबिलिटी है वो 60,000 है। एक चीज समझो, क्विक रेशियो होता है क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, ठीक है। हमारे पास क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट बनाने के लिए करंट असेट में से हम लोग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ये समझ में आ गया, क्विक असेट। अभी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि करंट रेशियो जो है वो 3:1 है, मतलब जो हमारी लायबिलिटी है वो 1 है और जो करंट असेट है वो 3 है, ठीक है। अब अगर हमारी लायबिलिटी हमें पता है 60,000 है, समझना, तो हमारी करंट असेट कितनी हो जाएगी, आ रहा है ना समझ में, 3 टाइम्स। अगर करंट लायबिलिटी 60,000 है तो हमारी करंट असेट हमारी 3 टाइम्स यानी कि 1,80,000। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्विक असेट, क्योंकि हमें क्विक रेशियो निकालना है। तो 1,80,000 में से हम लोग अगर स्टॉक माइनस कर देते हैं 30,000 तो क्या निकल के आ जाएगा, क्विक असेट। तो 1,80,000 माइनस 30,000 कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 हमारा क्या आ गया, क्विक असेट। और क्विक अपॉन क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है करंट लायबिलिटी के, तो 60,000 यानी कि 1,50,000 बटा 60,000, जो कि आंसर आपका हो जाएगा 2.5:1। बहुत सिंपल था, समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, इफ टोटल असेट अगर हमारी बढ़ जाती है 1,50,000 से एंड टोटल लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है 60,000 से, तो अल्टीमेटली, अच्छा पूछ क्या रहा है, इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, द कैपिटल दैट अकाउंटिंग पीरियड वुड बी। कैपिटल का क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगी। पहली बात तो ये समझो, क्योंकि हमारी असेट बढ़ी है तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, 150 माइनस 60, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारी असेट ज्यादा है। असेट ज्यादा है तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी। अगर यही केस उल्टा हो जाता, कैपिटल हमारी बढ़ जाती और असेट कम हो जाती, तो जस्ट उल्टा हमारी कैपिटल भी
लेस हो जाती। यहाँ पे जो आंसर होगा, पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 90,000 और इंक्रीज, ठीक है ना, तो इंक्रीज हो जाएगी बाय 90,000। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, विच बुक्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है और मेमोरेंडम स्टॉक। अच्छा, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, आंसर तो इसका यही है कि मेमोरेंडम जहां पे भी आ जाए वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल क्यों होता है, क्योंकि मेमोरेंडम ना प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप का होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस के टाइप का होता है, यानी कि एक से आ रहा है एक से जा रहा। हालांकि स्टॉक में हम लोग वो चीज़ नहीं निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन फिर भी इसका जो मेमोरेंडम का जो नेचर होता है वो नॉमिनल का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर मेड बाय अ ट्रेडर, ठीक है, ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी, टोटल ऑफ सेल्स बुक। ओके, एक चीज याद रखना, यहाँ पे कह रहा है टोटल ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक हमेशा क्रेडिट सेल को ही प्रेफर करता है, यानी कि सिर्फ क्रेडिट सेल ही इसमें आएगी। देख लेते हैं, यहाँ पे कहता है सोल्ड गुड्स टू गुप्ता जी, ठीक है, 4,000 रुपए हो गए। और यहाँ पे श्याम को बेचा ऑन कैश, तो देखो श्याम को बेचा तो फिर कैश क्यों, मतलब श्याम को अगर बेचा होता और अगर कैश पे बेचा है तो वो क्रेडिट तो रहा ही नहीं ना, कैश हो गया यहाँ पे, तो इसको तो लेना ही नहीं है। और गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट नाम ही लिखा है, तो 7,000 प्लस 4,000, यानी इसका आंसर होना चाहिए 11,000। ए 40 के बाद 41 हम लोग देखते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। ओके, इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस बचता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का वो हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, परंतु यहाँ पे जो आयोग ने आंसर दिया है वो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, मेरे हिसाब से होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज फेवरेबल इंडिकेशन। वेरी गुड, फेवरेबल इंडिकेशन इसमें से क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज फेवरेबल इंडिकेशन इफ इट इज लो, मतलब अगर वो रेशियो लो होगा तब वो हमारा फेवरेबल होगा। तो इसमें से आंसर देखो, इसको ना मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ, ये ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, अगर लो है, ठीक है ना, तो वो फेवरेबल कभी नहीं हो सकता अगर प्रॉफिट की बात करें, यानी कि जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा करंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो डेट बढ़ेगा, ठीक है ना, और करंट असेट मतलब असेट बढ़ेगी, और फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो अगर बढ़ेगा तो फिक्स्ड असेट बढ़ेगी। तो इन तीनों का आंसर, ये तीनों हो ही नहीं सकते हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा पहली बात ऑपरेटिंग रेशियो। लेकिन फिर भी एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ये दोनों एक दूसरे के पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका 80% हो जाएगा, ये समझ में आया। अब अगर मैं कहता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ के 30% हो जाए तो ये ऑपरेटिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 70। तो आपने एक चीज देखी कि जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है तो ये फेवरेबल हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो हमारा कम जब हो रहा है तब हमें फायदा हो रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर कम होगा तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा ए। अगर लो होगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो तो हमारे लिए फेवरेबल होगा ये। ओके, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसका आंसर होगा जेम्स विल्सन। 1860 के लगभग। आप एक बार कमेंट जरूर करना, शायद 1860 में ही जेम्स विल्सन ने फैब में इंट्रोड्यूस किया था ये इनकम टैक्स पहली बार, तो ये आप देख लेना। लेकिन आंसर इसका जेम्स विल्सन है ए। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट पर्सन। ओके, मेमोरेंडम है नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है ना, जॉइंट वेंचर का है, ठीक है, आंसर नंबर सी। 45 हम लोग देखते हैं, व्हेन वन कंपनी गोज इन लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। एक जो कंपनी है वो लिक्विडेट हो रही है और एक नई कंपनी बन रही है, टेक ओवर। द बिजनेस ऑफ द कंपनी विच गोज इन लिक्विडेशन, जो लिक्विडेट हुई है उस लिक्विडेशन को क्या बोलेगा। इसका आंसर होगा ना एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन पहले इन तीन को समझ लेते हैं।
एमलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनियां हैं मिलके एक बन गई, तो वो हो जाएगा एमलगमेशन। एक बड़ी कंपनी है एक छोटी कंपनी को अपने अंदर उसने समाहित कर लिया, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक बड़ी कंपनी है उसने अपने अंदर कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया, कुछ नई चीज़ें बना ली या कुछ इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो गई वो कंपनी, यानी कि वो कंपनी ख़त्म नहीं हुई खुद, वो हो गया। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी गोज, जो पुरानी कंपनी है वो लिक्विडेट हो गई और एक नई कंपनी बना दी गई, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कब बढ़ेगा? ओके, इस चीज़ को समझो कि पहली बात तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती है ना, वो तो हमेशा, मान लो रेंट है तो अगर आपका रेंट 5,000 रुपये है तो वो 5,000 ही रहेगा, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ा लो चाहे वेरिएबल कॉस्ट, कुछ किसी चीज़ से मतलब ही नहीं उसे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कब बढ़ेगी? तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट हमारी तब बढ़ेगी जब हमारा प्रोडक्शन का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा मतलब ये कि देखो 5,000 यूनिट हमने बनाए और हमारी 5,000 रुपये कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि रेंट है सपोज करो, ठीक है ना। अब समझो अगर मान लो हमने 5,000 यूनिट की जगह 4,000 यूनिट अगर हमने बनाए, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 रुपये थी अब वो हमें सिर्फ 4,000 यूनिट पे स्प्रेड हो रही, तो क्योंकि कम यूनिट पे स्प्रेड हो रही इसीलिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर यही 5,000 यूनिट की जगह अगर हम 10,000 यूनिट बना दें तो जो 5,000 रुपये है वो पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 50 पैसा। तो इस हिसाब से क्या हो गई? वो कम हो गई, यानी कि जब प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट ऑफ अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है यानी कि मैच अगर नहीं करेगा तो हम लोग उस जितने अमाउंट से मैच नहीं करेगा उसका क्या करेंगे? तो उसको हम लोग डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, ये आपने 12th में ही पढ़ा होगा। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हायर डेट इक्विटी रेशियो। ओके, हायर डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, पहली बात तो ये इसका रेशियो होता है और इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो देखो लोअर फाइनेंशियल रिस्क, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क या फिर हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर हमारा देखो हायर डेट इक्विटी होगा यानी कि डेट बढ़ेगा, ऊपर वाली जो चीज़ होती है ना वो बढ़ती है, अगर हायर यहाँ पे लिखा है तो ऊपर वाली चीज़ बढ़ेगी हमेशा, यानी कि जो डेट है वो बढ़ेगा इक्विटी के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमने देखा लोअर होगी रिस्क, तो लोअर तो हो ही नहीं सकती पहली बात, हायर ही होगी। लेकिन हायर ऑपरेटिंग रिस्क होगी या फाइनेंशियल रिस्क होगी? ईपीएस इसका आंसर होगा नहीं। तो ऑपरेटिंग रिस्क इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग की किसी चीज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग डेट की बात कर रहे हैं, डेट और इक्विटी की, और डेट और इक्विटी किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 48 का आंसर सी, हायर डिग्री फाइनेंशियल रिस्क। आई होप आपको बहुत अच्छी ये वीडियो लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है मैं जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। और अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट में देखूंगा, एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जल्दी से जल्दी, और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।